1 अप्रैल 1937 जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में नया संविधान लागू किया, तब देश के कई हिस्सों में इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। जगह जगह पे हड़तालें शुरू हो गई और लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लेकिन इसी बीच भारत के एक हिस्से में पब्लिक हॉलिडे मनाया जा रहा था। जी हाँ, बर्मा या फिर ब्रह्मदेश, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, वहाँ के लोग इस नए संविधान से बहुत ज्यादा खुश थे और वो इसे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से सेपरेट किया था। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि बर्मा भारत का हिस्सा आखिर कब बना और उसे अंग्रेजों ने सेपरेट क्यों किया। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखें तो बर्मा और भारत के बीच सदियों से व्यापार चलता आया है। यहाँ तक कि बर्मा में जो बुद्धिज्म देखने को मिलता है वो सम्राट अशोका ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जब 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत पे अपनी हुकूमत चलाना शुरू किया, तब उनकी नजर बर्मा पे भी पड़ी। उन्होंने देखा कि बर्मा राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है और वहाँ पे सागवान मतलब टीक वुड और क्रूड ऑयल जैसे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत मात्रा में अवेलेबल है। और ऊपर से अगर बर्मा को कैप्चर किया गया तो ब्रिटिश इंडिया को चाइना के साथ व्यापार करने के लिए एक नया ट्रेड रूट खुल सकता है। तो ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस देखकर ब्रिटिशों ने बर्मा को कैप्चर करने की कोशिश की। जहाँ पे 1885 में जो थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, उसमें ब्रिटिशों ने बर्मा के आखिरी डिनेस्टी कोन बोंग को हरा दिया। अब उस वक्त कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करती थी और बर्मा की बाउंड्री ब्रिटिश इंडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ पे नई ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के बजाय अगर बर्मा को ब्रिटिश इंडिया के अंदर शामिल कर लिया तो उसे कोलकाता से कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा और इससे बर्मा के लिए नई सरकारी सिस्टम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके वजह से ये वॉर खत्म होने के बाद बर्मा को ब्रिटिश इंडिया के अंदर शामिल कर दिया गया। अब बर्मा का कंट्रोल हाथ में आने की वजह से ब्रिटिश इंडिया का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वो बर्मा के रिसोर्सेस जैसे कि राइस, ऑयल या फिर सागवान की लकड़ी बड़े पैमाने पे उठाने लगे और उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने लगे। अब इतना बड़ा व्यापार चलाने के लिए उन्हें बहुत सारे मजदूर और वर्कर्स की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखाकर हजारों लाखों लोगों को बर्मा भेजना शुरू कर दिया, जहाँ पे ये लोग लेबर्स, डॉक वर्कर्स, क्लर्क्स, टीचर्स, पुलिस या फिर मनी लेंडर्स जैसे अलग अलग काम करते थे। अब इससे हुआ ये कि बर्मा में भारतीय लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वो कम पैसे में ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाने लगे और धीरे धीरे लेबर वर्क, गवर्नमेंट जॉब और छोटे मोटे बिजनेसेस में भारतीय लोगों का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। यहाँ तक कि वहाँ की कई सारी जमीन भारतीय मनी लेंडर्स ओन करने लगे। तो इस सबसे बर्मा के लोकल लोगों में भारतीय लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। उन्हें अब लगने लगा कि उनकी हक की चीजें बाहरी लोगों के हाथ में जा रही है। और इस इमोशन के पीछे और एक बड़ी वजह थी, सागवान के पेड़। जी हाँ, उस वक्त बर्मा में सागवान के बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, जिसका कंट्रोल भी इंडियंस और चाइनीज ट्रेडर्स के पास जाने लगा। तो इससे बर्मा के लोगों को लगने लगा कि ये लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, जिससे उनका असंतोष बढ़ता गया। बर्मा के लोगों की ये नाराजगी अंग्रेजों को समझ आ रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 1918 में कुछ खास चीजें नहीं हुई। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1920 में बर्मा के लोगों में नेशनलिज्म की भावना बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जहाँ पे वो लोग बर्मा को भारत से सेपरेट करने की डिमांड करने लगे। फिर 1922 में बर्मा के एक विधायक ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक कमेटी बनाने की डिमांड की, जहाँ पे बर्मा को भारत से अलग करने के मुद्दे पे चर्चा की जा सके। लेकिन अंग्रेजों ने इसे रिजेक्ट करके कहा कि आप बहुत जल्दी कर रहे हो, इससे पहले बर्मा का खुद का एक अच्छा संविधान होना चाहिए। इसके बाद 1924 में बर्मा के विधानसभा में भारत से अलग होने के मुद्दे पे फिर से प्रस्ताव रखा गया। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस बार ये मुद्दा नफरत का नहीं था। उनका कहना था कि बर्मा और भारत की पॉपुलेशन और ज्योग्राफी में बहुत डिफरेंस है। बर्मा की संस्कृति भारत से बहुत अलग है। उनका इतिहास, उनका समाज, उनकी भाषा और उनका जीवन की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह से अलग है। उनका कहना था कि ऐसे डिफरेंस की वजह से उन्हें नहीं लगता कि ये दोनों देश लंबे समय तक साथ रह पाएंगे। इसके बाद 1928 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है, जब साइमन कमीशन भारत में आया। आप में से बहुत सारे लोगों ने साइमन गो बैक का नारा सुना ही होगा। जी हाँ, वो इसी के अगेंस्ट था, क्योंकि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल किया नहीं गया था। लेकिन इसी टाइम बर्मा के कुछ लीडर्स ने इस कमीशन के सामने अपने मुद्दे रखे और सेपरेशन की डिमांड की। तो दोनों देशों का कल्चरल और ज्योग्राफिकल डिफरेंस समझकर साइमन कमीशन ने 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सेपरेशन का प्रस्ताव रखा
और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज के लिए रेडी भी हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक इलेक्शन करवा लेते हैं जिससे ये समझ सके कि बर्मा के लोग क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बर्मा के सारे लोग भारत से अलग होना चाहते थे, तो इसलिए 1932 में जो इलेक्शन हुआ उसमें सेपरेटिस्ट पार्टी के सामने डॉक्टर बा माओ की एंटी सेपरेटिस्ट पार्टी खड़ी हो गई। यहाँ पे सबको ये लग रहा था कि सेपरेटिस्ट पार्टी जीत जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तब दोनों में से किसी भी पार्टी को 45 सीटों का बहुमत नहीं मिला। यहाँ तक कि हैरानी की बात यह थी कि सेपरेटिस्ट पार्टी को 29 सीटें मिली थी और एंटी सेपरेटिस्ट पार्टी को 42 सीटें मिली थी, जिससे ये क्लियर हो गया कि बर्मा के ज्यादातर लोग भारत से जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने इस विभाजन को मान्यता दे दी। ये कह कि बर्मा के लोगों में अभी उतनी समझ नहीं है, लेकिन इसके पीछे और एक बड़ा कारण था। दरअसल उस दौरान भारत में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत तेजी से चल रही थी, तो अंग्रेजों को लगा कि इससे बर्मा की यूथ इन्फ्लुएंस हो सकती है और भारत के नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ अलायंस बना सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे हमेशा की तरह अपने डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया और 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लागू किया, जिसमें लिखा था कि 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग होगा, और आगे चलकर हुआ भी वैसा ही। अब विभाजन होने के बाद भी इंडियंस वहां पे अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रहे थे। फिर इसके ठीक एक साल बाद 1938 में वहां की सिचुएशन बदलने लगी। वहां के लोगों में जो भारतीय लोगों के खिलाफ गुस्सा था वो अब बाहर आने लगा और वहां पे एंटी इंडियंस दंगे शुरू हो गए, जिससे भारतीय लोग बर्मा को धीरे धीरे छोड़ने लगे। हालांकि 1942 तक रंगून जैसे बड़े शहरों में कई सारे इंडियंस अभी भी रह रहे थे। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बर्मा पे अटैक किया तब हजारों इंडियंस को मजबूरन बर्मा से भागना पड़ा। हालांकि वॉर खत्म होने के बाद कुछ इंडियंस वापस गए, लेकिन वहां के हालात अब बदल चुके थे। फिर आजादी के बाद 1962 में म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ और वहां पे एक तानाशाह सरकार आ गई, जिसने भारतीय लोगों के व्यापार और उनकी नौकरियां सब कुछ छीन लिया, जिसके वजह से उन्हें म्यांमार परमानेंटली छोड़ना पड़ा। और इसी के साथ भारत और बर्मा का रिश्ता धीरे धीरे टूटता गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।